हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एनवायरनमेंट एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में क्लाइमेटिक फैक्टर्स हम लोग लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एडेफिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एडेफिक फैक्टर्स में आते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सोयल, और साथ में टोपोग्राफिकल फैक्टर्स। तो सबसे पहले है सोयल। तो सोयल प्रोफाइल में हमें 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। होरिजन ए जो कि टॉप सोयल है, होरिजन बी जो कि सब सोयल है, होरिजन सी जो कि वेदर्ड रॉक है, और होरिजन डी जिसमें पेरेंटल रॉक जो है वो आती है। तो होरिजन ए की अगर बात करें तो ये ऑक्यूपाई करती है टॉप मोस्ट होरिजन ऑफ द ट्रू सोयल। इसके अंदर मिनरल और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। होरिजन बी की बात करें तो इसके अंदर डार्क कलर होरिजन, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसको रीडिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स जोन भी बोलते हैं। उसके बाद है होरिजन सी। होरिजन सी जो है वो मेड अप ऑफ होती है इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक्स से। जितना ज़्यादा वेदरिंग होगा उतना ज़्यादा ये जोन होरिजन जो है वो पुअरली डेवलप्ड होगा। होरिजन डी की बात करें तो होरिजन डी में अनवेदर्ड पेरेंटल रॉक, जिसको हम बेड रॉक बोलते हैं, वो होती है प्रेजेंट, और ये बनाती है बेस ऑफ सोयल प्रोफाइल। उसके बाद टाइप ऑफ सोइल्स की बात करें तो सबसे पहले है सैंडी सोइल्स, जिसको हम लाइट सोइल भी बोलते हैं। सैंडी सोइल की जो वाटर कैपेसिटी है, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो लो होती है, और ये लूज टाइप की सोइल होती है। इसके अंदर प्लांटेशन जो है ज़ीरोफाइटिक टाइप की मिलती है, ये लेस फर्टाइल है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 85% सैंड, साथ में 15% क्ले एंड स्टिल जो है वो प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे लार्ज टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस जो है वो होती हैं। उसके बाद है साल्टी सोइल। अगर हम साल्टी सोइल की बात करें तो साल्टी सोइल में 90% स्टिल्ट और 10% सैंड जो है वो प्रेजेंट होती है, और इस सोइल की जो पोरोसिटी है वो गुड होती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी गुड होती है, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है वो पुअर होती है। उसके बाद है क्लेई सोइल। क्लेई सोइल जो है उसको कोल्ड और हैवी सोइल भी बोल सकते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो 50% क्ले और 50% स्टिल्ट और सैंड प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि इसके अंदर जो फाइन पोर स्पेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बट इस सोइल के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि ये जो प्लांट्स की रूट्स है उसको प्रॉपर पेनिट्रेशन जो है प्रोवाइड नहीं करती है। उसके बाद है लोमी सोइल। लोमी सोइल की अगर कंपोजिशन की बात करें तो 70% सैंड एंड 30% क्ले और स्टिल्ट और बोथ जो है ये कंपोजिशन इसमें रहती है, और ये बेस्ट सोइल है प्लांट्स के लिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लोमी सोइल में गुड होती है, एडिक्वेट एरेशन होता है, और रूट पेनिट्रेशन भी जो है वो सही होता है। इसमें अच्छे से कर पाते हैं प्लांट्स अपनी रूट का पेनिट्रेशन। उसके बाद है अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो सोइल कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं मिनरल मैटर, जो कि फॉर्म करते हैं 50-60%। ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करें जो फॉर्म करते हैं 7-10%। वाटर की बात करें तो 25-35%, और एयर की बात करें तो 15-25% जो है ये पोर्शन जो है वो बना होता है सोइल के अंदर। अब अगर हम मिनरल मैटर की बात करें तो मिनरल मैटर जो है वो बना होता है
इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, जिनके अंदर बीच आपस में जो है इंटरस्पेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये बने होते हैं पेरेंटल रॉक की वेदरिंग से। इनके अंदर जो है 25 एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, और इन 25 में से 16 एलिमेंट्स जो हैं वो असेंशियल होते हैं। तो इन इन्हीं के बेसिस पे हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में वो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे जो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। टोटल 9 इन नंबर हैं ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी होती है, स्मॉल क्वांटिटी में, क्वांटिटी ही चाहिए होती है इनकी। तो इसमें टोटल 7 जो हैं एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि आयरन है, मैग्नीज है, बोरोन है, मोलोब्डेनम है, कॉपर है, जिंक है, क्लोराइड है। उसके बाद अगर ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सोइल के अंदर ऐड होता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स एंड एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स। तो इसमें भी कई तरह की फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि है लिटर। लिटर होता है अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद है डफ। डफ होता है पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद है ह्यूमस। ह्यूमस होता है फुली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। सोयल वाटर की अगर बात करें तो सोयल वाटर जो है वो फॉर्म करता है 25 to 35% ऑफ सोयल कंपोनेंट्स। तो सोयल वाटर में आते हैं रनअवे वाटर। रनअवे वाटर वो वाटर होता है जो सोयल के सरफेस से ड्रेन अवे हो जाता है, और जिसको प्लांट्स जो हैं कभी भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर की बात करें तो ग्रेविटेशनल वाटर वो वाटर है जो वाटर टेबल तक पहुंच जाता है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे भी प्लांट्स रूट्स जो हैं वो नहीं पहुँच पाती, ये वाटर भी जो है कभी भी यूज़ नहीं हो पाता है। उसके बाद है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो है बेस्ट फॉर्म है वाटर की जो अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, और ये वाटर जो है हेल्ड करके रखती हैं जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में माइक्रोपोर्स जो प्रेजेंट होते हैं उस वो वाटर को होल्ड करके रखते हैं बाय कैपिलरी फोर्सेस। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर है जो एब्जॉर्ब हो जाता है सोइल के पार्टिकल्स के सरफेस पे, ये भी नॉन अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए। कंबाइंड वाटर वो वाटर है कि कुछ एक जो क्वांटिटी है वाटर की वो केमिकली बाउंड हो जाती है सोइल सब्सटेंसेस के साथ, जैसे CuSO4 5H2O, MgSO4 7H2O। तो ये कंबाइंड वाटर भी नॉट अवेलेबल होता है टू द प्लांट्स। उसके बाद है एयर। तो सोइल एयर जो है वो भी सोइल के अंदर प्रेजेंट होती है इन दी पोर ऑफ द सोइल, और ये इम्पोर्टेंट होती है फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ रूट्स, सोइल, फ्लोरा, फाउना, सबके लिए। मोस्टली देखा जाता है कि सोइल एयर में ज़्यादा क्वांटिटी जो है CO2 की होती है, और O2 की क्वांटिटी जो है वो कम रहती है। उसके बाद है टोपोग्राफिक फैक्टर्स। टोपोग्राफिक फैक्टर में आते हैं एल्टीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स एंड वैलीज। तो जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं कि जो माउंटेन्स, एक तो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि जैसे जैसे हाइट जो है वो बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। उसके बाद है, और उसके अकॉर्डिंग ही जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे ही क्या होगा, जो
फ्लोरा और फाउना है वो भी चेंज होते रहते हैं। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ माउंटेन एंड वैली। डायरेक्शन ऑफ माउंटेन एंड वैलीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके केस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जो आउटर हिमालयाज़ का जो एरिया है वो एक बैरियर का काम करता है मॉइस्चर कंटेनिंग विंड्स के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो बैरियर का काम करेगा तो जो मॉइस्चर कंटेनिंग विंड्स हैं वो उस माउंटेन से टकरा के वहाँ पे बारिश जो है वो कर देती हैं। अब जब बारिश होगी तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो फॉरेस्ट है वो कैसा होगा, थिक होगा, काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो वहाँ पे ग्रो करेंगे और वहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं एनिमल्स भी मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू द माउंटेन के बैक साइड वाला एरिया, जहाँ पे क्या है जो ये मॉइस्चर कंटेनिंग विंड्स जो है कभी पहुँच ही नहीं पाएंगी। तो इस वजह से वो एरिया जो है कैसा हो जाएगा, बिल्कुल नो रीच वेजिटेशन वाला एरिया, एक तरह से हम कह सकते हैं ज़ीरोफाइटिक एरिया जो है वो बन जाएगा। तो एक तरह से माउंटेन्स की डायरेक्शन जो हैं, वैलीज़ की डायरेक्शन जो है वो भी डिसाइड करती हैं कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर कहाँ पे जो है फॉरेस्ट ग्रो करेंगे और कहाँ पे ज़ीरोफाइटिक एरिया जो है वो बना रहेगा। उसके बाद है स्टिफनेस ऑफ स्लोप्स। तो स्टिफनेस ऑफ स्लोप्स जो है वो भी बताता है कि किस तरह से जो है सनलाइट या लाइट रेडिएशंस जो हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर किस तरह की वेजिटेशन को सपोर्ट करेंगी। जैसे अब यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं, जो साउथ फेसिंग स्लोप्स हैं माउंटेन की, वहाँ पे क्या है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सन रेडिएशन पहुँच पा रही है। तो इस वजह से क्या होगा, ये एरिया पर्टिकुलर एरिया वो ज़्यादा वार्मर होगा एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स है वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो होगी फॉरेस्ट टाइप की और एनिमल्स जो है उनका नंबर भी ज़्यादा रहेगा। और जो साउथ फेसिंग एरिया है जहाँ पे रेडिएशंस ज़्यादा आ रही हैं वहाँ पे क्या होगा, ज़ीरोफाइटिक वेजिटेशन जो है देखने को मिलेगी। वाटर रिटेंशन की बात करें तो वाटर रिटेंशन जो है वो नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द साउथ फेसिंग स्लोप्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।